हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम करेंगे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2023 का पेपर सॉल्व। तो फर्स्ट लेक्चर में हम 8-9 क्वेश्चन कवर करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप करेंगे 5-5 6-6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 क्या है, और ये हमारा जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है। आपको पता है एक से क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है, पार्ट ए। फिर पार्ट बी होता है 20 से 60 क्वेश्चन तक। फिर पार्ट सी होता है 60 से 61 से 120 क्वेश्चन तक। क्लियर। तो पहले करेंगे हम पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए का, इफ ए एंड बी हैव इन देयर कलेक्शन कॉइन्स ऑफ, इधर आर एस है, इधर लिखा है RS1, RS2, RS5 and RS10 in the ratio क्या है इसकी 3:2:1 and 4:3:2:1. The total number of coin with each of them is equal. तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है विद ईच ऑफ देम इज इक्वल, मीन्स की सिक्कों की कुल संख्या प्रत्येक के पास समान है। If the value of coin with A is RS270, यदि एक के सिक्कों की कीमत कितनी है 270 रुपया है, तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉइन्स विथ बी, मीन्स की बी के सिक्कों की कीमत कितनी है। तो ये हमारे को इसमें फाइंड करना है। गिवन हमारे को दिया है तो हमने इसी से ही करना है सॉल्व। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सिंपली जो हमारे पास ए की अगर हम बात करें तो कॉइन्स आर RS1, RS2, RS5 एंड RS10। रेशो ऑफ ए इज़ 3:2:1। ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉइन है वो है RS1, 2, RS5, 10, और इसकी जो रेशो ऑफ ए है वो है 3:2:1। ठीक है, अभी हम ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ RS1, RS2 एंड RS5 एंड RS10 ऑफ ए बी। अब इधर रेशियो में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में किए होंगे, तो इसको लिख सकते हो आप सिंपली 3 की जगह 3x, 2 की जगह 2x और 2 की जगह 2x, 1 की जगह 1x। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से लिखते थे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सो ए हैज़ टोटल कॉइन्स। तो हमारे पास ए के पास टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे, सिंपली 3 + 2 + 2 x + x, मतलब कि 3x, मतलब ऐड कर देना है आपने सिंपली। ठीक है, वो आ जाएगा 3x + 2x + 2x + x, तो वो हो जाएगा 8x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए हैज़ टोटल कॉइन कितने हो गए, ए के पास 8x। अब इसके पास जो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मीन्स की वैल्यू ऑफ कॉइन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके पास ए हैज़ टोटल अमाउंट। अब सिंपली क्या करना है, अब 3x है, 2x है, 2x से प्लस x है, इसमें अब देखो RS1 है, RS2 है, RS5 है और RS5, इसकी रेशियो थी ये। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो 3x × 1, 2x × 2, 2x × 5 प्लस x × 10। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, ए हैज़, इसके टोटल अमाउंट आ जाएगा ए का, मीन्स की वैल्यू ऑफ कॉइन आ जाएगी ए की। तो ये इसका ए का टोटल अमाउंट आ गया कितना, 27। इसको मल्टीप्लाई 3x × 1, 2x × 2, 2x × 5 प्लस x × 10 करके हमारे पास ये आ जाएगा 27x। ठीक है, अब ये तो निकाली हमने ए की। अब हमने हमारे पास गिवन थी रेशो बी की भी। ठीक है, वो थी हमारे पास रेशो ऑफ बी की थी हमारे पास 4:3:2:1। क्लियर। अब सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ RS1, RS2, RS5 एंड RS10 ऑफ बी, वो हो जाएगा हमारे पास 4y, 3y, 2y, y। सो बी हैज़ टोटल कॉइन। तो हमारे पास बी के पास, जैसे हमने पहले भी किया था सिंपली, तो बी के पास टोटल कॉइन हो जाएगा हमारे पास 4x सिंपली प्लस 3y प्लस 2y प्लस y। तो हमारे पास बी के पास टोटल कॉइन हो गए 10y, 4 + 3 + 2 + y, सिंपली 4y + 3y + 2y + y आ जाएगा 10y। एंड बी हैज़ टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा इसके पास, सिंपली हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे 1, 2, 5, 10, मतलब कि 4y × 1, 3y × 2, 2y × 5 और y × 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर, बी हैज़ टोटल अमाउंट हो जाएगा 30y। अब आ जाओ आप कंडीशन पे। सो बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या बोला था कि जो इफ़ द वैल्यू ऑफ कॉइन ए इज़ 270,
मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 270 है। क्लियर, द वैल्यू ऑफ कॉइन विद ए इज़ 270, ये तो हो गया। अब ये 27 कैसे आया, जो मैंने बताया था आपको, ये 27 ये है जो हमारा ए की बात हो रही है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ कॉइन विद ए इज़ 270, तो ए है टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास 27 और इसकी वैल्यू दी है कितना है 270, तो फर्स्ट इक्वेशन तो वही बन गई। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है, देखो इफ़ द वैल्यू ऑफ कॉइन विद ए इज़ 270, तो वैल्यू ऑफ कॉइन ए की थी हमारे पास 27x और इसका जो वैल्यू थी वो थी 270, तो ए फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। सेकंड क्या बनी है हमारे पास, इसमें बोल रहा था द टोटल नंबर ऑफ कॉइन विद ईच ऑफ देम इज इक्वल, मतलब कि सिक्कों की कुल संख्या प्रत्येक के पास समान है, तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। कैसे आएगी, अब अगर ए को देखो, ए हैज़ टोटल कॉइन वो है 8x, और अगर वैसे हम बात करें बी की, तो बी हैज़ टोटल कॉइन 10y, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 8x इज इक्वल टू 10y, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोला था द टोटल नंबर ऑफ कॉइन विद ईच ऑफ देम इज इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दी है, सेकंड इक्वेशन भी हमने बना दी है जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे फर्स्ट स्टेप को, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 1 जा 27, 27 10 जा 270, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। 27 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10, ठीक है। और इधर हमारे पास 8x इज इक्वल टू 10y, मतलब इधर हमारे पास फर्स्ट निकल गई x की वैल्यू 10। अब जो x की वैल्यू 10 निकली है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 10, तो 8 इंटू 10 बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 10y। क्लियर, इधर से हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। यहाँ तक क्लियर होगा। सो द वैल्यू ऑफ कॉइन विद बी, तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉइन बी विद बी। तो अब देखो अगर आप इधर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉइन मीन्स की टोटल अमाउंट, तो बी हैज़ टोटल अमाउंट था 30y, ठीक है, तो 30 का 30 आ गया, और y की वैल्यू इधर हमने निकाल दी है वो है 8, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 8 होता है 240। क्लियर, तो ये इसका आंसर निकल गया। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन सेकंड 240। तो इस तरीके से, और जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन आने की, इस टाइप के क्वेश्चन की। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब कि यदि एक रेलगाड़ी की गति 20% बढ़ा दी जाए, इट्स ट्रेवल टाइम बिटवीन टू स्टेशन रिड्यूस्ड बाय 2 आवर, तो दो स्टेशनों के बीच इसकी यात्रा का समय 2 घंटे हमारा घट जाता है। तो इफ़ इट्स स्पीड इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए 20%, तो द ट्रेवल टाइम इंक्रीज्ड बाय 3 आवर, मीन्स की यात्रा का समय क्या हो जाएगा, 3 घंटे बढ़ जाता है। तो हमारे को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स इन आवर में करना है हमारे को, यात्रा में सामान्यतः कितना समय लगता है घंटों में, इन आवर्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन दी गई है हमारे को, 4 ऑप्शन दिए, तो इसको करते हैं। अब इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा यूज होगा। अब सिंपली जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय और ट्रेन विद स्पीड हमारे को एस बोल दिया हमने, विद स्पीड एस और टाइम टी बोल दिया। क्लियर, तो सिंपली अगर आपको पता होगा कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, इसको लिख सकते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर, एस मल्टीप्लाइड बाय टी, मतलब कि एस स्पीड हो गया, टी टाइम हो गया, डी हो गया डिस्टेंस। क्लियर, ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हमने क्या बोला, लेट डी बी द डिस्टेंस, हमने डी बोल दिया डिस्टेंस, लेट डी बी द डिस्टेंस, और एस को क्या बोला हमने, एस बी द स्पीड एंड टी बी द टाइम, मतलब इसको हमने डी नोट कर दिया, डी बोल दिया, लेट टी बी द डिस्टेंस, एस बी द स्पीड एंड टी बी द टाइम। तो इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%, इट्स ट्रेवल टाइम बिटवीन टू स्टेशन रिड्यूस बाय 2 आवर, ये आपको फर्स्ट लाइन में दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। तो हमारे पास जो स्पीड है वो क्या बन जाएगी, देखो हमने एस का लिख दिया, एस स्पीड एस प्लस, अब हमारे को क्या बोला, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज, ठीक है, तो इफ़ द स्पीड ले लिया हमने एस, अब इंक्रीज करें मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है कुछ। क्लियर, इंक्रीज का मतलब कि
पॉजिटिव हो रहा है कुछ, तो प्लस का निशान। और 20% का मतलब है कि 20 डिवाइड बाय 100, 20% को लिख सकते हो आप 20 डिवाइड बाय 100। क्लियर? तो 20 डिवाइड बाय 100 इट्स और साथ में सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास सिंपली, जैसे हमारा ये 100 आ गया। ठीक है, तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 100 इधर, और इधर 100 इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो आ जाएगा 20s। ठीक है, इधर आ जाएगा 100s, तो 100s प्लस 20s हो जाएगा हमारे पास 120 सेकेंड ओवर 100। सॉरी, इधर जो एस है वो हमारा स्पीड है नाउ, तो जो एस प्लस 20s ओवर 100, ये एस जो है वो हमारा हमने किसी दिन नोट किया था, सॉरी, ये था हमारा स्पीड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिवाइड बाई 100s। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक। कहाँ तक बोला था हमने? यहाँ तक किया था। ठीक है, एंड 20% यहाँ तक किया है हमने। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%, इधर तक किया है। ठीक है, इट्स टाइम बिटवीन टू स्टेशन रिड्यूस्ड बाय 2 आवर, तो यहाँ तक हमने ये कर दिया। ये आ गया हमारे पास, जो हमारी स्पीड बढ़ी थी 20%, वो आ जाएगा हमारे पास 120 ओवर 100s। ठीक है, मीन्स की इसके बाद आ जाएगा हमारे पास टाइम, तो टाइम हमारा क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था 2 आवर, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा t-2, मतलब रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो उसके लिए नेगेटिव का साइन, तो t-2 आ जाएगा वो। अब नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो 120s ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय t-2, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। तो फिर आ जाओ आप सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में क्या बोला था हमारे पास, इफ़ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 20%, द ट्रेवल टाइम इंक्रीज 3 आवर्स। तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, नाउ द स्पीड, तो आ जाएगा s माइनस, अब 20 डिवाइड बाई 100। अब इधर हमारी स्पीड डिक्रीज हुई है, मतलब कि कम हुई है, तो नेगेटिव का साइन। अब 20% का मतलब है कि 20 डिवाइड बाई 100, एस का एस क्या है इधर, स्पीड है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका भी हमने एलसीएम ले लेंगे, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 80s ओवर 100। एंड हमारे पास इधर टाइम क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, ट्रेवल टाइम इंक्रीज बाय 3 आवर, इंक्रीज हुआ मतलब कि पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो t+3 मतलब टाइम इंक्रीज हुआ है 3 आवर, तो हमने ले लिया t+3। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 80s ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई t+3। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हेंस द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी 120s ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई t-2, एक ही हो गया, और 80s ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई t+3। क्लियर? तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, और 0 से हमारा 0 कट जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 12, इधर बच जाएगा हमारे पास 8, और ये t-2 और इधर t+3। ठीक है, इसको क्या करना है आपने, 4 से आप कट कर सकते हो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 3 और 2 इधर आ जाएगा, तो 3 और 2 आ गया, 3 t-2 और 2 t+3। इधर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3 इंटू टी हो गया 3t, 3 इंटू 2 हो गया -6, 2 इंटू टी हो गया 2t, 2 इंटू 3 हो गया 6। ठीक है, तो टी और टी एक साइड लेके आओ, 3t माइनस 2t आ जाएगा t, और 6 + 6 आ जाएगा 12। क्लियर? तो हमारे पास जो हमारा टाइम लगेगा यात्रा में समानता कितना समय लगता है, तो जो इसमें टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास 12। अब इसको पूछा था हमारे पास आवर्स में पूछा था, तो मीन्स की 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसमें 12 है, हमारा ऑप्शन 2 है, तो राइट आंसर होगा हमारे पास 12। ठीक है, वो हमने फाइंड कर दिया है, यू नो। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन ए टेल्स ट्रूथ 30% of the time and B tells the truth 40% of time independently. What is the minimum probability that they would contradict each other? ये हमारे को फाइंड करना है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है ए है वो 30% बार सच बोलता है, और स्वतंत्र रूप से व्यक्ति जो बी है वो 40% बार सच बोलता है। वे दोनों एक दूसरे को खंडन करेंगे, इसकी न्यूनतम प्रायिकता कितनी है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे उसको भी करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या बोला, लेट ए, जो ए है, ए टेल्स द ट्रूथ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए लाइज, और जो बी है बी टेल्स द
ट्रूथ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी लाइज। तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो लिख देंगे हम 30%, मीन्स कि 30 डिवाइड बाय 100, यही मतलब हुआ 30% का। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 10। तो ये तो निकली हमने प्रोबेबिलिटी किसकी, ए की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो आएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला रहेगा उसका। तो 1 का 1 लिखा, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की थी, ठीक है, वो हमने 3 डिवाइड बाई 10 लिख दी। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 3 आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा 7/10। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो है 40%, ठीक है। और 40% को लिखोगे आप सिंपली 40 डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 4/10। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 4/10 बचा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 का 1 लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड कर दी है, 4 डिवाइड बाई 10 है, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 10 माइनस 4 आ जाएगा 6/10। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की भी निकल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की भी निकल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है हमारे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है। तो हम क्या करेंगे, therefore the minimum probability that they would contradict each other, that is one tell the truth and other tell lie, ये मतलब हुआ। तो हम इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, के मतलब हुआ इसका। इज दैट क्लियर, ये आपने पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा होगा आपने इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये इस तरीके का ये फॉर्मूला रहता है इसके लिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास निकली है 3 डिवाइड बाई 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 6/10 है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है 7 डिवाइड बाई 10 निकाल लीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 4/10, क्लियर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 10 इंटू 10 हो गया 100, और 7 इंटू 4 हो गया 28, एंड 10 इंटू 10 हो गया 10 इंटू 10 हो गया 100। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 46/100 सिंप्लीफाई करके, और 46/100 को लिख सकते हो आप 0.46, यू नो। तो इसकी जो कंट्राडिक्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी, व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कंट्राडिक्ट ईच अदर, तो आ जाएगा 0.46। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 0.46। ये हमने कैसे निकाला, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अ डिवाइस नीड 4 बैटरीज टू रन, मतलब कि एक उपकरण के चालन में 4 बैटरी आवश्यक है, ये मतलब हुआ। ईच बैटरी रन फॉर 2 days, प्रत्येक बैटरी 2 दिन तक चलती है। इफ देर आर टोटल ऑफ 6 बैटरीज अवेलेबल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ days फॉर विच द डिवाइस कैन बी रन बाय स्ट्रेटेजिकली replacing the batteries till all the batteries are completely drained of power। मतलब क्या हुआ कि 6 बैटरियों की रणनीतिक रूप से बदल कर उपकरण को अधिकतम कितने दिन के लिए चलाया जा सकता है, जब तक कि उसकी शक्ति पूर्णतः समाप्त न हो जाए। तो सिंपल देखो अगर आपको, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास डिवाइस नीड, मतलब एक डिवाइस है उसको 4 बैटरी चाहिए होती है रन करने के लिए, और जो एक बैटरी है वो ईच बैटरी रन्स फॉर 2 day, मतलब कि प्रत्येक बैटरी 2 दिन तक चलती है, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 6 बैटरी अवेलेबल है इधर, क्लियर। इफ़ देर आर टोटल ऑफ 6 बैटरीज अवेलेबल, क्लियर। इसके बाद जो पूछा गया है वो हमने फाइंड करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है, तो इसके बेस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो आपने देखना है कि कौन सा आपको बेस्ट लगे, तो आपने इस हिसाब से करना है। मैं 2 तरीके से बता दूंगा। तो हमारे पास टोटल बैटरी है 6, क्लियर। गिवन क्वेश्चन में दिया है ईट बैटरी रन फॉर 2 days, ये भी आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है। सो द टाइम कवर बाय ऑल बैटरी, मतलब कि अगर आपके पास 6 बैटरी है और हर बैटरी 2 दिन तक चलती है, तो आप कहने का मतलब है कि वो 12 दिन तक तो वो चल पड़ेगी, क्लियर। मतलब 6 बैटरी है और पर बैटरी आपको 2 दिन चलती है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 12, क्लियर। तो नाउ वी नीड 4 बैटरी टू रन अ डिवाइस, ये भी हमारे को क्लियर दिया कि हमारे को 4 बैटरी चाहिए होती है एक डिवाइस को रन करने के लिए। सो रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ डे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइड बाय 4, मतलब कि ये तो हमारे पास
टोटल टाइम कवर बाय ऑल बैटरी कर देगी हमारे पास, 12 दिन तो कवर कर देगी। और हमारे को चाहिए होती 4 बैटरी एक टाइम पे उस डिवाइस को रन करने के लिए। तो सिंपली आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा 3। इसका जो आंसर है, एक तो हो गया ये तरीका। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो इसके लिए ऑप्शन और भी है। सपोज आप कर सकते हो लेट 6 बैटरीज आर PQRSTU, ठीक है। 6 बैटरी ले लिया आपने, उसको नाम दे दिया PQRSTU। तो पॉसिबल पेयर ऑफ 4 बैटरी वेयर ऑल बैटरी विल रन फॉर 2 डेज। तो आपने क्या किया, पहले 4 बैटरी ले ली, PQRS, 4 बैटरी ले ली, ठीक है। ये आपकी 2 दिन तक चल जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि RS को रिप्लेस कर दिया, इधर से हमने RS को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे RS को, ठीक है। 4 बैटरी ली हमने PQRS, तो हमने RS को यहाँ से रिप्लेस कर दिया 2 बैटरी। और अब हम PQ को एज इट इज़ रखेंगे और हमने यहाँ से 2 बैटरी ले ली TU, ठीक है। अब हम PQ को भी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम चेंज कर देंगे, फिर हम TU को एज इट इज़ रहने देंगे और जो हमारी RS थी, जो 2 बैटरी है, उसका हम दोबारा से यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज हैं वो आपके पास 3 आ जाएंगे। हमने क्या किया, 4 बैटरी ली PQRS, तो हमने RS को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने RS की जगह इधर TU आ गया, क्योंकि 2 हमारे पास बैकअप के लिए बैटरी है। अब हमने यहाँ से PQ को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास इधर RS दोबारा से आ गया, क्योंकि ये हमारे पास और बैटरी तो है नहीं, इसके बदले मतलब हम इनको चेंज कर रहे हैं रणनीतिक रूप से। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे हमारे पास 3। तो इस तरीके से इसके 2 ऑप्शन है, 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो सा आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स with one being obtained by reversing the digit of the other is always divisible by 4, 6, 10, 11। तो इसको भी करते हैं। तो मीनिंग क्या होगा इसका, दो पृथक 2 अंकों की संख्या के वर्गों का अंतर जिनमें एक साथ एक संख्या दूसरी संख्या के अंकों को उल्टा कर बनाई गई है, जिसमें जिससे हमेशा विभाजन है वो है आपको दी है 4, 6, 10, 11 ये टर्म दी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, लेट हमने मान लिया है कि लेट यूनिट डिजिट बी वाई, हमने यूनिट डिजिट मान लिया है वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स, देन द नंबर इज, ये बन जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे 2 डिजिट नंबर के, क्लियर। तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें, तो इफ़ वी रिवर्स द डिजिट्स देन द नंबर विल बी, अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो 10 का 10 रहेगा और y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, क्लियर, ये हो जाएगा। तो सिंपल है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ दीज 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 जो डिस्टिंक्ट नंबर थे वो आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट आ जाएगा 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 टर्म आ गई है, इनका हमने डिफरेंस ले लिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर का 100x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स की वाई स्क्वायर और 2ab मीन्स की 20xy, क्लियर। अब इधर माइनस से अंदर हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो वो होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट हमारे पास बाहर साइन नेगेटिव का है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इधर माइनस माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। मैं ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ इधर, क्योंकि इधर नेगेटिव सिंबल है बाहर, तो ये टर्म बन जाएगी हमारी नेगेटिव में, यानी कि 100y स्क्वायर माइनस 20xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चन कर सकते थे कि इधर तो हमारा अंदर a प्लस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ, तो माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस अंदर पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, होल टर्म को, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो 20xy ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इधर x माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर पॉजिटिव का है, तो वो ये बन जाएगा 100x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 99x स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये
100 y² है और इधर पॉजिटिव का है तो प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 99y²। और 99 को आप टेक आउट साइड ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x² माइनस y²। तो आपके पास 99 को लिख सकते हो आप 9 इंटू 11, 99 ही होता है, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास x² माइनस y²। तो सो द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय, वो किससे होगा आपका? 1 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 11 से हो सकता है और 99 से हो सकता है, ये जो टर्म है। क्योंकि 1 इंटू 99, 9 इंटू 11 होता है 99, 11 इंटू 9 होता है 99, 99 इंटू 1 होता है 99। तो इससे हमारा डिविजिबल रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है 4, 6, 10, 11। तो हमारा जो 11 है उससे ही डिविजिबल रहेगा। तो आंसर है इसका 11। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास नेक्स्ट। अ पर्सन टेक्स लोन ऑफ 1.5 लाख, सिंपल 1,50,000 at a compound interest rate 10% per annum. If the loan is repaid at the end of third year, what is the total interest paid? मतलब उसने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो उसमें सिंपली क्या पूछा गया है, यदि ऋण की तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, यदि ऋण को तीसरे वर्ष की समाप्ति पर चुका दिया जाए तो कितना ब्याज अदा किया जाएगा, ये पूछा गया इसमें सिंपल। If the loan is repaid at the end of third year, what is the total interest paid? तो ये इसमें पूछा गया है। बाकी आपको दिया है कि लोन कितना है, 1,50,000 का, और इसका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और इसका टर्नओवर है 3 ईयर का। तो इसमें हमारा फॉर्मूला पहले इम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, 6 है। तो ये मैंने से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो हमने क्या, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो होगा लेट पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपको पता है, और जो आर क्या है, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इधर जो हमने मेंशन किया है, पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो एन है वो क्या है, टाइम कंपाउंड, बी द टाइम कंपाउंड एनुअली, जो एन है वो क्या है, टाइम कंपाउंड एनुअली है। और देन द अमाउंट ए, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, ये इसका फॉर्मूला है जो हमने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और आर हमने मान लिया है इंटरेस्ट, और एन क्या है, टाइम कंपाउंड एन वाली। फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है इसमें। अब हमने करना है, अब सिंपली हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000, और एन क्या था हमारे पास, एन था हमारे पास टाइम कंपाउंड एनुअली, मतलब कि 3 ईयर था, तो 3 वो आ गया। अब जो हमारे पास आर है, आर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो है हमारे पास 10% एनम, तो वो लिख लिया हमने। अब ए का हमने ए फॉर्मूला था, वो था हमारे पास पी की जगह आ जाएगा 1,50,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, यानी कि 1 का 1, आर की जगह आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 100 का आ जाएगा 100 एज इट इज़, और एन की पावर एन था, एन की जगह आ जाएगा 3। क्लियर। अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10 डिवाइड बाय 100 को लिख सकते हो आप सिंपली 0.1, मतलब कि 10 डिवाइड बाय 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 1/10 को लिख सकते हो आप 0.1, तो वही लिखा कि पावर 3 का होल स्क्वायर 3। अब 1 प्लस 0.1 होता है हमारे पास 1.1, तो 1.1 की पावर 3। अब 1.1 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, तो आ जाएगा आपके पास 1,99,650, ये आ गया आपके पास ए। तो देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट, जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा ए माइनस बी, जो हमारा ये टोटल अमाउंट आया है ए माइनस बी। अभी आया हमारे पास 1,99,650 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास वो है 1.5 लाख, यानी कि ये 1.5 लाख। तो इसको जो लेस, जब इसको लेस करेंगे इससे, तो हमारे पास जो इधर आएगा वैल्यू वो होगा हमारे पास इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना पे किया है, किया जाएगा, वो होगा 49,650। तो उसमें ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 है आई थिंक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब इसमें मेन क्या है, फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, जो ये फॉर्मूला है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, तो ये इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, 49,650 इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, and the figure show map
of a field bounded by ABCDE if AB and DE are perpendicular। इसमें दिया है कि जो हमारे पास ए ये है, सॉरी, जो हमारे पास ए ये है, बी है, ये क्या है, ए बी है, तो हमारे पास ये हो गया ए बी इज परपेंडिकुलर टू डी ई, मतलब इसके परपेंडिकुलर ही दिख रहा है क्लियर। और सॉरी, जो हमारा ए बी है, ए बी एंड जो डी ई है, सॉरी, जो ए बी है और जो डी ई है ये हमारे परपेंडिकुलर है टू ए ई, मीन्स कि इसके, क्लियर, क्योंकि एक ऐसे बन रहा है और दूसरा ऐसे बन रहा है, तो ए बी परपेंडिकुलर हुआ ए ई पे, और जो हमारा डी ई है ये भी परपेंडिकुलर होगा ए ई पर, क्लियर। देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, तो इसमें हमारे को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, क्षेत्र की परिमिति ये हमने फाइंड करनी है, क्लियर। तो क्वेश्चन में सिंपली मैंने डायग्राम बनाया है थोड़ा, तो सिंपली हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से है जैसे दिया है, क्लियर, इस तरीके से थोड़ा, ये हमारा ए और ये है हमारा बी और ये है ई और ये है डी। अब सिंपली क्या बोला है कि जो हमारा ए बी है और जो हमारा डी और ई है, क्लियर, ये क्या है, परपेंडिकुलर किसके हैं, ए ई के। तो सिंपली आप इस एक हमारा ये मान के चलो, ठीक है, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर ए की है सिंपली, और इसी तरीके से जो हमारा ए डी है वो परपेंडिकुलर इसके हैं, ए के। ये बात तो पहले क्लियर होगी, ये गिवन है। हमने निकालना है इसका पेरीमीटर, मतलब कि जो ये एरिया है वो कितना है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो है 15 मीटर, क्लियर, और ये भी हमारा 15 मीटर। अब सिंपली ये ए बी है वो परपेंडिकुलर टू डी है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। ये भी क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब हमारे पास इधर एंगल ये 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, क्लियर हो रहा है, तो एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो त्रिभुज बन रही है वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज बन रही है। अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ करें डॉटेड, यहाँ से लगा, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये हमारी क्या, कौन सी त्रिभुज बन रही है, समबाहु, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो एंगल का योग होता है हमारे पास 60 60 60 रहेगा, यानी कि 60 + 60 + 60 180 होता है। इसके जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, मतलब 60 60 डिग्री के एंगल होते हैं, क्लियर, ये आपको पता है। तो इधर हमारे यहाँ से लेकर ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये भी 30 डिग्री दिया है, ये भी क्लियर है। इधर हमारा पॉइंट सी है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसका फाइंड करना है, जो हमारा ये पेरीमीटर है, जो हमारा ये आउटर एरिया है इसका, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो हमारे को इधर ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। तो करते हैं इसको सिंपल। तो ये मैंने फाइनल इसका डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल में डायग्राम, मतलब हमने इसको यहाँ से जो ये है ये मैंने डॉट किया है बाद में, ये इसलिए ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये भाई ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब इस तरीके का तो हमारे को दिया था डायग्राम इस तरीके का, ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ से डॉटेड खींचा है, लाइन लगाई है, क्योंकि ये हमारी जो त्रिभुज बन रही है समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। अब देखो जो हमारा ये एरिया है वो 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से ई तक, और ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, बी से डी से ई के बीच में 15 सेंटीमीटर का एरिया है, क्लियर। और अगर हमारा ए ई की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो, मतलब सिंपली अगर आप बोलो, अगर बी ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी और जो है वो ई डी के इक्वल है, दिख रहा है क्लियरली, तो जो हमारा ए ई है वो भी तो इक्वल होगा बी डी के, क्लियर। अगर हमारा ए बी इसके इक्वल है तो हमारा ये भी तो, ए बी अगर हमारा ई डी के इक्वल है तो हमारा जो ए ई है वो भी तो हमारा बी डी के इक्वल होगा। तो मीन्स की जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो इधर भी 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, क्लियर क्लियर। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसकी जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का रहता है, क्लियर। एंगल इसका जो देख रहे हो आप, जो मैंने डायग्राम में बताया, इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी तो सेम है, इसमें आप क्लियर देख सकते हो, लेंथ भी सेम है। तो अगर इधर 15 सेंटीमीटर तो इधर भी 50 सेंटीमीटर रहेगी, इधर भी 15 सेंटीमीटर रहेगी, क्लियर। तो हमारा फाइनल जिसका पैरामीटर निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 15 15 15 15 15, मतलब 15 5 टाइम 15 + 15 5 टाइम आएगा तो 15 + 15 + 15 + 15 + 15 होता है हमारे पास 75।
ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरेटिकल भी मैंने किया है। तो जो हमारा सिंस जो हमारा ए बी है, डी ई आर परपेंडिकुलर टू ए ई है, तो हमने देख लिया है जो हमारा ए बी है वो परपेंडिकुलर टू ए ई, एंड जो डी ई है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए ई के है। और सो जो हमारे पास ए बी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू बी डी, क्लियर। तो हेंस जो हमारा एंगल है सी बी डी वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री, और जो एंगल सी बी डी है वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री में इसकी 60 डिग्री। तो वी नो दैट जो हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है वो 180 होता है, आपको पता होगा। तो जो एंगल बी सी डी हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60 तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो हेंस जो हमारा एंगल है बी सी डी वो है इक्वी एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो जो हमारे पास ए ई है जो मैंने आपको बोला था वो हमारा किसके इक्वल होगा, बी डी के। जो मैंने बताया था जो हमारा ऊपर वाला एरिया है ए ई वो इसके होगा इक्वल। जो ये है हमारा ए है वो हमारा बी डी के इक्वल होगा, क्लियर, यानी कि पैरेलल होगा, क्लियर। तो हमारा ए ई है दिस इज इक्वल टू बी डी, मतलब बी बी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, जो मैंने आपको बताया है, बस वही थ्योरेटिकल लिखा है मैंने। तो जो बी सी है वो दिस इज इक्वल टू बी सी है वो सी डी के इक्वल है, और जो सी डी है वो बी डी के इक्वल है, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बी सी है, जो बी सी है वो हमारा सी डी के इक्वल है, और जो सी डी है वो बी डी के इक्वल है। अब जो बी डी है इसका जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इक्वल का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। तो ऑल्सो गिवन हमारे को गिवन भी था जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो जो पैरामीटर रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, वो हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई। तो 15 15 15 15 15 5 टाइम हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। एक बार और बता देता हूँ आपको, जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, ये इसका पैरामीटर रहेगा, मीन्स लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 14:1 एट प्रेजेंट। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 16:3। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट वाज द एज ऑफ मदर व्हेन डॉटर वाज बोर्न, मीन्स की पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं जनरल एप्टीट्यूड पार्ट में। करते हैं इसका सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 14:1 एट प्रेजेंट। ये तो क्लियर दिया है क्वेश्चन में, गिवन है। तो हम लेट कर देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 14x एंड डॉटर इज x। सिंपली जो रेशियो दी होती है आप उसको सिंपली लिख देते हो, जैसे 14 को लिख दिया 14x, 1 को ले लिया 1x या सिंपली x। इस तरीके से आप लोअर क्लास में जो आपने किया होगा। तो हमने इधर लेट कर दिया है, मान लिया है कि जो प्रेजेंट एज है मदर की वो 14x है और जो डॉटर की है वो x है, क्लियर। अब आफ्टर 4 ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हम, तो हमारे पास जो मदर एज है वो हो जाएगी 14x प्लस 4। इधर 14x प्लस 4 है, इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इधर प्लस होगा क्योंकि 4 साल बाद उसकी आयु बढ़ेगी, पॉजिटिव में ही होगी, क्लियर, मल्टीप्लाई तो होगी नहीं। तो ये हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर मदर एज हो जाएगी हमारे पास 14x में हमारे पास 4 जुड़ जाएंगे, मतलब 4 साल बढ़ जाएंगे, तो प्लस 4 आ जाएगा। एंड जो डॉटर की एज है वो भी तो बढ़ जाएगी 4 साल, तो मतलब कि x प्लस 4 हो जाएगा इसमें भी, क्लियर। तो देयरफॉर जो हमारे पास गिवन कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास 14x प्लस 4, ठीक है, ओवर x प्लस 4। अब जो हमारे पास द रेशियो ऑफ देयर एज था वो थी हमारे को गिवन दी हुई 16:3, तो लिख दिया हमने 16 डिवाइड बाय 3, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये इधर को और ये वाले टर्म इधर को, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 14x प्लस 4, और सेकंड आ जाएगा आपके पास 60 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगी कंडीशन। तो ये बन जाएगा 14x मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 42 और 4 इंटू 3 होता है 12, क्लियर। राइट हैंड साइड आ जाएगा 16 इंटू एक्स हो गया 16x और 16 इंटू 4 हो गया 64। अब x वाली टर्म एक तरफ कर दो, 42
लेफ्ट हैंड साइड एज इट रखी, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाए तो नेगेटिव में आ गई, तो 40x माइनस 42x माइनस 16 हो गया हमारे पास 26x, और ये हमारे पास 64 था इधर राइट हैंड साइड, ये हमारा पॉजिटिव था नेगेटिव में आ गया राइट हैंड साइड को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 52। अब इधर 56x है, इधर 52 है, तो सॉरी इधर 26 है, इधर 52 है हमारे पास, 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 52, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हैंस द मदर प्रेजेंट एज इज 40 इंटू 2 यानी कि 28 ईयर, मीन्स की जो करंट मदर की करंट एज थी वो तो 14x थी। अब हमने x जब फाइंड कर दिया है तो x हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा 28। तो मदर की जो करंट एज है वो निकल जाएगी 28। क्लियर। एंड जो हमारे पास डॉटर की एज है वो है 2। अब क्यों? क्योंकि हमने डॉटर की जो करंट प्रेजेंट में जो एज थी वो हमारे पास x थी, अब x हमने फाइंड कर दिया है तो x की वैल्यू 2 है, तो उसकी जो प्रेजेंट में एज हुई वो तो 2 हुई। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो द एज ऑफ मदर व्हेन डॉटर वाज बोर्न, तो जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ तो माता की एज क्या थी? 26। कैसे? 28 माइनस 2 इज इक्वल टू 26। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जो बच्ची 2 साल की थी तो माता की 28 साल एज थी। अब जब बच्ची का जन्म हुआ तो सिंपल सी बात है, ये 2 साल कम कर देंगे तो 28 माइनस 2 आ जाएगा 26। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं मोस्टली, तो सिंपल है। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा लेक्चर वाइज, तो उससे भी आप देख सकते हो।